हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज मास्टर क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में मैं आपको बता रहा हूँ LCNC लो कोड नो कोड मीन्स विदाउट कोडिंग कैसे एक सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया जाता है, कैसे एक सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, बिल्डअप किया जाता है, जीरो स्टेप से लेके एंड स्टेप तक, फिनिश स्टेज तक, सपोर्ट और टेस्टिंग तक। या एलसीएनसी का पूरा कंप्लीट फंडामेंटल ये है कि आपको लो कोड नो कोड का मतलब ये है कि नो कोड अगर थोड़ा बहुत करना भी पड़े तो लो कोड, कम टाइम में बनना चाहिए, लेस टाइमिंग में बनना चाहिए, कॉस्टिंग कम आना चाहिए और एरर फ्री होना चाहिए, लाइफ लॉन्ग होना चाहिए, टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज़ होना चाहिए, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज़ होना चाहिए। जिसमें अभी तक हम चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी मैं आपको इस टॉपिक में जो बताने वाला हूँ वो चैप्टर 5 है। क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर क्या-क्या होते हैं। टॉपिक 4 स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको स्टोरेज स्ट्रक्चर बताऊंगा विथ इसके इश्यूज के साथ और इसके बेनिफिट्स के साथ। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको सभी वीडियो ट्यूटोरियल्स के अलर्ट्स मिल सकें। क्या बता रहा हूँ मैं आपको, स्टोरेज स्ट्रक्चर। हमारे पूरे सर्वर में, पूरे एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? डेटा, जस्ट डेटा। और डेटा के लिए हमारे पास दो डेट पार्ट्स ऑफ डेटा होते हैं जो हमारी एप्लीकेशन में यूज होते हैं। एक तो जो भी हम अपलोड कर रहे हैं फाइल्स, और जो भी हम डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे हैं वो। ठीक है। अब हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हम क्लाइंट्स को जो विथ रिलायबिलिटी के साथ अगर कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर तो क्रैश नहीं हो रहा, एरर फ्री है, लेकिन क्या ज़रूरी है कि हमारा डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। डेटा कौन कौन सी चीज़? फाइल्स एंड डीबीज। ठीक है। जिसके लिए मैंने आपको क्लस्टरिंग करके मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था। वो किस ऑप्शन के लिए था? ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो रिक्वेस्ट है उसको हैंडलिंग के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स को, यूजर्स को डेटा हैंडलिंग के लिए। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ डेटा स्टोरेज किस किस तरीके से आपको और बढ़ा सकते हैं। ठीक है। डेटा स्टोरेज की कैपेसिटीज का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे कैसे होता है। हम पहले जो यूज करते थे, पहले जो हमारे पास चीज हार्ड डिस्क जो आती थी, स्टोरेज डिवाइस जो अवेलेबल थी वो थी HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है। जिसकी स्पीड बहुत मिनिमल थी एज कंपेयर टू SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब हम कौन सी लगाते हैं? सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसकी स्पीड होती है 6 Gbps, 6 GB/सेकेंड मीन्स अप टू 500 MBPS तक, 500 MBPS रीड और राइट की हमें फैसिलिटीज अवेलेबल कराता है, जिसकी एज कम्पेयर टू HDD बहुत ही कम होती है। मेरे ख्याल से 30 या 40 होती है। अलग अलग हार्ड डिस्क की अलग अलग कंपनीज की अलग अलग कैपेसिटीज होती है। तो अब हम क्या लगाते हैं? SSD। SSD के बाद भी अब हमें इसके हार्डवेयर की स्पीड हमें 6 Gbps/सेकेंड मिल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा हैंडलिंग हो सके इसके लिए हमने क्या चीज़ लगा ली? हमने उसको क्लस्टर्ड कर लिया। ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को हैंडलिंग कर सके तो उसको हम क्लस्टरिंग्स पे लेके जा रहे हैं, क्लाउड पे लेके जा रहे हैं। लेकिन अब इस स्टोरेज डिवाइस में क्रैश क्रैश के हमें कैसे करना है? अगर हार्ड डिस्क क्रैश हो गई तो हम लोग जो बनाते थे, हम लोगों ने स्टार्टिंग करी, हमने रेड बनाना शुरू करा। रेड से पहले क्या कर सकते थे? रेड से भी पहले जो हमने डेटा का क्या करते थे, डेटा का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जो है, एक प्राइमरी हार्ड डिस्क होती थी जो आपने भी देखा होगा, आप भी यूज करते हैं, आप अपने सिस्टम में या लैपटॉप में डबल हार्ड डिस्क, डुअल हार्ड डिस्क यूज करते हैं। एक से ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है और डेटा यूज हो रहा होता है, एज वेल एज एक सेकेंडरी हार्ड डिस्क होती है जो अटैच होती है जो इसको इसके अंदर मिरर करते रहते हैं। हम डेटा की मिररिंग करते रहते हैं या बैकअप बनाते रहते हैं। मिरर करते रहते हैं या बैकअप बनाते हैं। ठीक है। अब इसमें पहले फंडे को अपन को पकड़ना है, मिरर। ठीक है। मिररिंग मीन्स इसको, इस टेक्नोलॉजी को बोला गया रेड, रेड टेक्नोलॉजी। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेड टेक्नोलॉजीज आती हैं। रेड 10 तक आपने सुना होगा। अब ये रेड 10 में क्या होता है? इसमें 10 जो हार्ड डिस्क हैं वो मल्टीपल्स हो सकते हैं। रेड के अंदर हम क्या कर रहे हैं? मल्टीपल हार्ड डिस्क होंगी या मल्टीपल SSDs होंगी, जिसके अंदर डेटा स्टोरेज हार्ड डिस्क की साइज पे, एक हार्ड डिस्क की साइज हमने ली
हमने ले ली 1 TB ले ली, ठीक है, 1 TB ले ली। अब हमने ऐसी 10 हार्ड डिस्क लगा दी, तो हमारी हार्ड डिस्क की साइज 1 TB 10 TB नहीं हो रही है। हमारी हार्ड डिस्क का स्टोरेज क्रैश के लिए हम इसको, क्रैश रिकवरी के लिए हम इसको स्टोरेज को इस तरह की मल्टीपल हार्ड डिस्क को लगा रहे हैं। लेकिन इन दोनों में ही सर्वर क्या है, सर्वर की कनेक्टिविटी क्या है, एक ही है। सर्वर की कनेक्टिविटी क्या है, एक ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम सर्वर की कनेक्टिविटी अलग अलग कर रहे हैं डिफरेंट सर्वर्स को। जैसे मैंने आपको एक बीच में किसी टॉपिक में आपको मैं बता चुका हूँ कि मल्टीपल सर्वर हैं, अलग अलग क्लाइंट के मल्टीपल सर्वर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 38 सर्वर्स ले लिए, कितने सर्वर्स ले लिए, 40 सर्वर्स ले लिए, 40 की रेक ले ली, लेकिन उसके अंदर 38 सर्वर्स यूजेबल है ना। एक सर्वर मैं अपने मैनेजमेंट के लिए यूज कर रहा हूँ, एक सर्वर रेक के लिए फॉर द बैकअप्स के लिए, और एक सर्वर बाकी 38 सर्वर्स अलग अलग क्लाइंट्स के लिए हैं, ठीक है। अब इस क्लाइंट का बैकअप, बाकी फर्स्ट नंबर क्लाइंट का बैकअप डे वाइज अलग अलग सर्वर पे, बाकी के या अलग हर 4 आवर्स में या हर 6 आवर्स में मैं अलग अलग सर्वर पे बैकअप बना रहा हूँ। पहला 6 आवर्स में एक सर्वर पे, अगले 6 आवर्स पे अगले सर्वर पे, अगले 6 आवर्स पे अगले सर्वर्स पे, एंड सो ऑन, ठीक है। सेकंड नंबर का अगले सर्वर्स पे सबका बैकअप सेकंड नंबर का भी, और लास्ट बैकअप फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। थर्ड नंबर का फोर्थ पे, उसका अगले बार में फिफ्थ पे। मीन्स शेयरिंग बेसिस पे हर एक सर्वर्स के बैकअप्स को मैं बना रहा हूँ। और मशीन भी इंडिविजुअल्स हो गई, मतलब मशीन क्या है, हार्डवेयर अकेला हार्ड डिस्क थोड़ी ना फेल होगा। अगर पूरा मदरबोर्ड ही क्रैश्ड हो गया तो हार्ड डिस्क भी फेल हो सकती है, हार्ड डिस्क भी बंद हो सकती है। पर बंद बंद ही हो गया तो हम उस केस में क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट बंद हो सकता है, ठीक। तो इस केस के लिए हमने हार्ड डिस्क में बैकअप्स का ऑप्शन हमने बना लिया, लेकिन हम उसकी 6 GB को 600 Gbps नहीं कर पा रहे हैं, 600 Gbps नहीं कर पा रहा है। उसके लिए हम रेड बनाते हैं, है ना, रेड हार्ड डिस्क बनाते हैं सेम सिस्टम के अंदर। रेड हार्ड डिस्क बनाते हैं सेम सिस्टम के अंदर। इसका बहुत मामूली सा सेटअप्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो हम कस्टमर के लिए जब हम सर्वर बनाएंगे या खुद का अपना होस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, तो हम रेड हार्ड डिस्क के साथ, रेड स्टोरेज के साथ, हम अपने सर्वर में एस एस डी के साथ, रेड एस एस डी के साथ हम अपना स्टोरेज डिवाइस बनाएंगे, ताकि हमारी 6 Gbps नहीं, वो 600 Gbps तक पहुंच जाए, है ना। तो रेड 10 लगा दी। अब रेड 10 सीधा कंसेप्ट क्या कर रहा है कि जब मल्टीपल टाइम्स रिक्वेस्ट आ रही है सर्वर पे, जब मल्टीपल टाइम्स रिक्वेस्ट आ रही है, तो उन 10 हार्ड डिस्क से डेटा रीड करके आपको आपको रीड करके दे रहा है। रेड 10 लगाई, 10 हार्ड डिस्क हैं, 10 हार्ड डिस्क हैं, या एन नंबर ऑफ, मैं तो रेड एन की बात कर रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट को वो एन नंबर ऑफ हार्ड डिस्क से रिक्वेस्ट को सर्व करके दे रहा है। अगली चीज, 6 Gbps तो रेड में नहीं हो पाती। अगर एसएसडी हमने 6 Gbps लिया है तो अप टू 60 GB तक पहुंच जाता है। अब आप है ना, आप भी एज ए यूजर, आप दूसरी टेक्नोलॉजीज भी आती हैं जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या होता है, एक तरह की ये स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जिसके अंदर बहुत सारे रेड हार्ड डिस्क होती हैं, रेड हार्ड डिस्क, और इनके भी एन नंबर ऑफ रेड हार्ड डिस्क होती हैं, एन, रेड प्लस एन्स। मीन्स हम सिंपल सी अपनी एसएसडी की जो स्पीड है 6 Gbps, ये तो बहुत मामूली है। अगर हमारे मिलियंस ऑफ यूजर्स आ गए तो हम क्या करेंगे, मिलियंस ऑफ यूजर्स आ गए तो हमारा ये 6 Gbps तो सफिशियंट है ही नहीं, है ना। तो हमें सेन स्टोरेज हम यूज करते हैं। सेन स्टोरेज में क्या होता है, रेड रेट्स का एक स्टोरेज एरिया नेटवर्क बन जाता है, मल्टीपल रेट्स का स्टोरेज एरिया नेटवर्क मिल जाता है, जिसको जिनके सबकी स्पीड मिला के विथ रिकवरी, क्रैश रिकवरी के साथ सेन स्टोरेज अवेलेबिलिटी कराता है। ये बहुत आगे की टेक्नोलॉजी हो गई, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप तो इस लेवल पे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी एक पर्टिकुलर मशीन की या दो की या चार की अगर मशीन का डेटा अगर उचकता है तो आपको बाकी 38 सर्वर से आपको बैकअप मिल जाएगा, ठीक है। इसका मैं और एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसका प्लान। सेन स्टोरेज वगैरह एक्सपेंसिव हैं, बनी बनाई टेक्नोलॉजीज होती हैं, आपको एज ए हार्ड डिस्क की तरह इस स्टोरेज को परचेस कर लेना है और अपने सर्वर्स पे अटैच कर लेना है। या फिर आप सीधे डेटा सेंटर्स को बोल सकते हैं
कि हमें स्टोरेज एरिया नेटवर्क सेन स्टोरेज हमको चाहिए। ठीक है। अब कैसे होगा, स्टार्टिंग मान लीजिए आपने टू हार्ड डिस्क के साथ रेड बना ली। एक सर्वर लिया जिसमें टू हार्ड डिस्क के साथ आपने रेड बना ली, दो हार्ड डिस्क P एंड S। ठीक है, टू हार्ड डिस्क। सेकंड कस्टमर आया, नहीं भी आया तो आपने एक और मशीन ली। आपको मिनिमम 2 क्लाइंट से यूज़ करना है, जिस पे इसका बैकअप आवरली बन रहा है। ठीक है? या आपने 4 आवर्स का प्लान कर लिया तो हर 4 आवर्स में डेटा का बैकअप बन रहा है। लेकिन ये कनेक्टिविटी वाया इंटरनेट होगी, नथिंग एल्स। मीन्स हमके इसके बीच में पावर कनेक्टिविटी नहीं होना चाहिए। सेम प्लेसेस पे भी ना हो तो बेहतर है। मीन्स अगर मैंने एक डेटा सेंटर में इधर ले लिया, मैंने मुंबई के डेटा सेंटर में ले लिया, तो एक इंदौर का डेटा सेंटर होना चाहिए। ठीक है? या आप ये भी कर सकते हैं, इस पे कोई एक सॉफ्टवेयर लगा लें और आप अपने लोकल मशीन, आप अपने ऑफिस में या घर पे एक मशीन बना लेंगे ऑफिस में। या मैंने ऑफिस में ही एक मशीन बना ली जहां पर ब्रॉडबैंड के थ्रू वो पूरा बैकअप सिंक्रोनाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? सिंक्रोनाइज, सिंक होना चाहिए। मीन्स सिर्फ जो चेंज हुए हैं डेटा में, सिर्फ वही डेटा डाउनलोड हो और चेंजेस हो जाए। फिर अगले 4 आवर्स में सिर्फ वही डेटा डाउनलोड हो और सेव हो जाए। इसमें क्या होगा, नो डाउट इस वाले सर्वर की जो बैंडविड्थ है जो आप सर्वर के साथ परचेस कर रहे हैं, वो यूज्ड होगी, बार बार यूज्ड होगी, क्योंकि आप सिंक कर रहे हैं, बार बार सिंक कर रहे हैं। 24 आवर्स में एक बार मीन्स 7 डेज का रिटेंशन, ये बेस्ट सॉल्यूशन होता है ना। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा होता है यूजर्स का, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव अगर डेटा है तो हम इसको आवर्स को घटा सकते हैं, 24 आवर्स को घटा सकते हैं, 12 आवर्स कर सकते हैं, 6 आवर्स कर सकते हैं, 4 आवर्स कर सकते हैं, है ना। फ्रिक्वेंट भी 2 आवर्स भी कर सकते हैं, 1 आवर्स भी कर सकते हैं, 30 मिनट्स भी कर सकते हैं, है ना? वो डिपेंड्स ऑन कस्टमर्स की एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा, कस्टमर की डेटा सेंसिटिविटी पे डिपेंड करेगा कि हमें कितना करना है। इतना आगे तक प्लान करना, इनिशियली ये प्लान हो गया। सेकंड, अब क्या होगा, अब ये वाला प्लान करने के लिए, रिटेंशन में प्लान करने के लिए, आप एक ही हार्ड डिस्क पे, एक एसएसडी पे आप उसमें डेट वाइज फोल्डर बना के या आवर वाइज फोल्डर बना के, डेट वाइज या टाइम वाइज आप फोल्डर बना के आप सेव करते चले आ रहे हैं। क्या है, मशीन एक ही है, मशीन एक ही है ना। और डिवाइस, ये पूरी डिवाइस एक ही है ना। अब ये अगर क्रैश होता है तो हमें पूरी डिपेंडेंसी इस पे हो जाएगी जब तक कि ये पूरा रिकवर नहीं हो जाता। ये क्रैश्ड होता है तो हमें मशीन को रेडी करके यहाँ पर लगाना है, इससे बैकअप रिस्टोर करना है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। ठीक है, टाइम लेगा, टाइम कंज्यूम होगा। फिर हम क्या करेंगे, जब हमारा कस्टमर्स और बढ़ना शुरू होगा, कस्टमर्स को और बढ़ना जब शुरू होगा और कस्टमर बढ़ना शुरू होंगे, तो हमें बहुत सारी मशीन्स को मिलाकर, बहुत सारी मशीन्स के स्टोरेज को मिलाकर हमें यहाँ पर इसमें लोड बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? लोड बैलेंसिंग। क्या मतलब होता है लोड बैलेंसिंग को? लोड बैलेंसिंग मतलब एक सर्वर्स पे बहुत सारे क्लाइंट्स की, विजिटर्स की रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो मल्टीपल सर्वर्स पे लोड को बैलेंस कर रहा है। हम पहले क्लस्टरिंग कर रहे थे, क्लस्टरिंग थी। अब क्लस्टर्ड जैसे बहुत सारे नेटवर्क को, अलग अलग क्लाइंट्स के क्लस्टर सर्वर्स हैं, उसमें रिक्वेस्ट को, सब में एक जैसा डेटा है, उसमें रिक्वेस्ट को अलग अलग सर्वर्स पे अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट लोड के अकॉर्डिंग सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बोल पढ़ते हैं। हमारा आईटी और सीएस वालों ने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पढ़ा होगा। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम तो बहुत हाई क्लास हो गई, यहाँ तक आप पहुंचने के लिए आप खुद ही जब आप हायर लेवल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं तो खुद ही आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, खुद ही इस सिस्टम को आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे आ जाते हैं। लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ती जब हमारा हम सिर्फ डेटा के बैकअप्स बनाते हैं, मल्टीपल बैकअप्स बनाते हैं, जितने ज़्यादा पॉसिबल्स हों उतने मल्टीपल बैकअप्स बनाते हैं। जैसे मैंने आपको प्लान बनाया था, एक रेक होती है डेटा सेंटर के अंदर, एक रेक के अंदर 40 सर्वर्स होते हैं, जिसमें एक सर्वर हम कंज्यूम कर लेते हैं अपने मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, और एक सर्वर हम कंज्यूम कर लेते हैं अपने फुल एंड फाइनल बैकअप के लिए। ठीक है। और बाकी सबकी हार्ड डिस्क को कंबाइन करके एक स्टोरेज एरिया नेटवर्क बना लेते हैं। सबके सीपीयूज को कंबाइन करके, सबके रैम को कंबाइन करके हम लोड बैलेंसिंग का काम करते हैं। लेकिन वो 38 जो क्लाइंट्स होते हैं
38 जो क्लाइंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनको इंडिविजुअली अलग अलग सिस्टम मिला होता है, एज वेल एज उन सिस्टम के रिसोर्सेज को एक कंबाइंडली हम उसका यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, मल्टीपल टाइम्स यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, लोड बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं। इसके डिवाइसेस भी होते हैं और सॉफ्टवेयर भी होते हैं, दोनों चीज होती हैं। आप सॉफ्टवेयर लेवल पे भी कर सकते हैं और डिवाइस लेवल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इस लेवल पे नहीं जाना। आप तो सिंपल सा क्या करना है आपको, ये सिंपल सा आप अपने दूसरे क्लाइंट्स के दूसरे सर्वर्स पे आवरली बेसिस पे आप या तो अपने ऑपरेटर को लगा के उसको आवरली बेसिस पे उसको सिंक डेटा को कॉपी पेस्ट करते चले जाओ, या फिर कोई सॉफ्टवेयर आप परचेज कर लो, जिसके लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर बताया था एक्रोनिस। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू उस सर्वर्स का अलग अलग क्लाइंट्स के सभी क्लाइंट्स के सर्वर्स पे आवरली बेसिस पे बैकअप बना लो, हर एक के ऊपर बैकअप मीन्स मैश, इसको कहेंगे मैश बैकअप सिस्टम। जैसे मैंने यहाँ पर कितने सर्वर्स ले लिए, 8 सर्वर ले लिए, तो इसका इस पे इस पे इस पे और इस पे, इस वाले का इस पे सब पे सबका, ठीक, सब पे सबका, और रिवर्स भी, मैं इसको उल्टा भी बोल रहा हूँ, इसका इस पे इसका इस पे इसका इस पे इस पे इसका इस पे इसका इस पे इसका इस पे, दोनों का, ठीक है। तो एक क्लाइंट के कितने बैकअप्स हमारे पास बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 7 और एक उसकी रनिंग, ठीक है। इसका इसका एक रनिंग और उसके बैकअप्स कितने बन जाएंगे, हम इसका बैकअप इस पे भी कर रहे हैं, 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 ठीक है। इसका बैकअप इन सभी पे कर रहे हैं, इसका बैकअप इन सभी पे कर रहे हैं, इसका बैकअप इन सभी पे कर रहे हैं, मीन्स हर एक को 7 डेज के रिटेंशन का बैकअप सिस्टम मिल जाएगा। और बैकअप ही इंपॉर्टेंट है, मशीन दूसरी लगाना तो फिर भी एक कंज्यूमेबल जो टाइम है वो तो फिर भी एक समझ में आता है कि आप उसमें नई मशीन सेटअप कर लेंगे, है ना, या फिर एक आप है ना एड ऑन सर्वर ले लेंगे और इमीडिएट लेने के लिए, है ना, तुरंत लेने के लिए। बहुत से मेरे जो मेरे मित्र हैं, बहुत से ऐसे मेरे कलीग्स हैं जिन लोगों ने इस लेवल पे सिस्टम को अपना बना लिया है, इस लेवल पे सिस्टम को डेवलप कर लिया है कि उनका अगर सर्वर क्रैश्ड होता है तो मैक्सिमम 30 मिनट्स के अंदर टीबीज ऑफ डेटा को मूव ऑन करते हुए वो अपना सर्वर रेडी कर लेते हैं, रेडी करके कस्टमर को डिलीवर्ड कर देते हैं। डिलीवर्ड मतलब कस्टमर को 30 मिनट्स तक बर्दाश्त करना पड़ता है, उसका पूरा सिस्टम वापस से अप हो जाता है विदाउट लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मीन्स उसके पास अगर 24 आवर्स का बैकअप बना रहे हैं तो मैक्सिमम उसका 24 आवर्स का ही बैकअप लॉस होगा। अदरवाइज अगर इसी को अगर मैं 8 सर्वर से कंपेरिजन कर रहा हूँ, अगर ये मैं 38 सर्वर से अगर मैं कंपेरिजन करूँ तो क्या होगा 38 सर्वर्स का, इसको मैं क्या करूँ, अ, मान लीजिए इसको मैं ना 38 को पर डे 4 बनाता हूँ बैकअप, ठीक है, 4 बैकअप बनाता हूँ तो क्या होगा, ठीक है। तो पर डे अगर 4 बना रहा हूँ, अगले दिन 4, अगले दिन 4, अगले दिन 4, कितने दिन तक बना पाऊंगा, 8 दिन तक, ठीक है। 6 बनाता हूँ तो कितने दिन तक बनाऊंगा, 6, 6, 6, ठीक है। 24, फिर उसके बाद 24 के बाद होगा 30, 30 के बाद होगा 36, 36 के बाद 2 आप छोड़ दो तो 1 2 3 4 5 6, हम 6 डेज का बैकअप हमारे पास होल्ड हो जाएगा एवरी 6 आवर्स, मीन्स अगर हमारा डेटा क्रैश्ड होता है तो मैक्सिमम हमारा 6 आवर्स का बैकअप क्रैश्ड जाएगा, ठीक है। और हम ये भी कर सकते हैं कि हम डे टाइम में, हमारे सारे क्लाइंट्स अगर डे टाइम वाले हैं तो हम सिर्फ डे टाइम में ही बना रहे हैं, तो अब हमने है ना हाफ कर दी, हाफ कैपेसिटी, दिन में सिर्फ हम हर 6 6 घंटे में सिर्फ 3 ही बार बना रहे हैं, तो हमारा 6 डेज ना हो के अब 12 डेज का हमारे पास बैकअप हो जाएगा। मीन्स इस टोटल डिपेंड्स ऑन योर प्लानिंग, ठीक है। और इन सब के रेडीमेड बने बनाए ऑनलाइन
बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो ओपन सोर्स में भी यूज़ होते हैं, लेकिन जब आप उसको कमर्शियल यूज़ करना चाहते हैं तो आप उनको पे करना पड़ता है, बैकअप्स का पे करना पड़ता है। इट मीन्स कोई अगर चीपेस्ट होस्टिंग दे रहा है, चीप होस्टिंग दे रहा है, इट मीन्स नॉट पॉसिबल कि वो बैकअप तब किसी भी तरह के बैकअप प्लान को फॉलो नहीं कर रहा है, किसी भी तरह के बैकअप प्लान को फॉलो नहीं कर रहा है। मीन्स आपको जब भी अपने क्लाइंट्स के लिए कोई होस्टिंग प्रोवाइड करेंगे या डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, डेटा स्टोरेज प्रोवाइड करेंगे, तो आप उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा डेटा ही है, वो लॉस होने की पूरी रिकवरी का उनसे आप चेक करेंगे और प्लान भी करेंगे, उसको टेस्टिंग भी करेंगे। ऐसा नहीं कि आप उसने बोल दिया कि हाँ है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप डेटा डालेंगे और बोलेंगे परसों का डेटा, मीन्स एटलीस्ट 7 डेज आप उसको टेस्टिंग मारेंगे विदाउट पे। ट्रायल के लिए आप लेंगे कि भाई मैं आपको कभी भी चेक करूंगा और मुझे कभी भी किसी भी वक्त किसी भी डेटा को बैकअप को रिस्टोर करने के लिए मैं आपको बोल दूंगा। ठीक है, तो आपको ये टेस्ट भी करके देखना है, आपको ये टेस्ट भी करके देखना है। टेस्टिंग में अगर सक्सेस होता है मतलब वो बैकअप प्लान आप चला रहा है, किसी तरह का बैकअप प्लान ले रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से हम पूरा डेटा स्टोरेज का हम बैकअप प्लान प्लस डेटा स्टोरेज की स्पीड पे हम डेटा को स्ट्रक्चर्स करते हैं। इट इज कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इजी नहीं है। तो मार्केट में बने बनाए या होस्टिंग प्रोवाइडर बने बनाए आपको पूरा सिस्टम प्रोवाइड करता है। इसी टॉपिक में हम एक टॉपिक और समझ चुके हैं, डेटा सेंटर। डेटा सेंटर का क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये मैं अगले टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।